अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कॉम 111 कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन इसका 2020 का पास पेपर। उसके लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और टोटल जो है इस साल हमारे पास जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, तीनों थ्योरी बेस्ड थे। प्रैक्टिकली आपसे कोई भी सवाल इसके अंदर नहीं पूछा गया। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज डेटाबेस, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेस इन डेली लाइफ। सो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कि जो एक जैसा रिलेटेड डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। अब ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? द वर्ड ऑर्गेनाइज मींस दैट डेटा इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट यूजर कैन स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा इजीली। कि ऑर्गेनाइज का मतलब है कि डेटा को इस अंदाज में डेटाबेस के अंदर सेव किया जाए कि कुछ जो यूज़र है जो उसको इस्तेमाल करने वाला है वो आराम से चीज़ों को स्टोर भी कर सके, मैनिपुलेट भी कर सके और उसको एक्सेस भी कर सके, रिट्रीव भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है उसको उसके साथ खेलना। ठीक है, उसको एडिट करो, उसको अपडेट करो, उसको डिलीट करो, उसमें इंसर्ट करो, ये मैनिपुलेशन होती है। किसी को अपने हिसाब से चलाना, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। और रिट्रीव का मतलब क्या होता है? एक्सेस करना, गेट करना। ठीक है, सिलेक्ट करना, तो ये रिट्रीव का मतलब होता है। द वर्ड रिलेटेड मीन्स दैट डेटाबेस इज नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। कि रिलेटेड का मतलब क्या है कि जो डेटा नॉर्मली हम जो डेटाबेस बनाते हैं वो किसी खास टॉपिक से रिलेटेड होती है। आप स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे, सारा डेटा उसमें स्कूल से रिलेटेड आएगा। आप कॉलेज का बना दें तो सारा डेटा कॉलेज से रिलेटेड आएगा। ठीक है, आप हॉस्पिटल से रिलेटेड बना दें तो वो सारा डेटा जो है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड आएगा। ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद को सर्च कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसका यूज़र नेम है youtube.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल। सेम यूज़र नेम फेसबुक पे है कि facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल। और ये मेरा पेज है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं आप मुझे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जाइए और हुसैन साजिद ऑफिशियल यहाँ पे भी यूज़र नेम है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, फॉलो लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा ये मेरा पब्लिक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसके ऊपर पूछ सकते हैं। टॉपिक पे वापस चलते हैं। यहाँ पर भी आपको हर स्लाइड के ये टॉप पे पब्लिक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं डेली लाइफ में। उनमें से चंद एक यहाँ पे मेंशन है: फोन डायरेक्टरी, लाइब्रेरी, अकाउंट्स, कॉलेज। फोन डायरेक्टरी क्या है कि इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फोन नंबर्स ऑफ डिफरेंट डेटाबेस। ठीक है, नंबर्स ऑफ डिफरेंट डेटाबेस। A phone directory stores the phone persons, and you can search any phone number from phone directly easily because all the phone numbers are stored in organized way। क्या आप इजीली कोई भी फोन डायरेक्टरी में से फोन नंबर सर्च कर सकते हैं क्योंकि आपने एक ऑर्गेनाइज वे में फोन नंबर्स को सेव किया होता है। वैसे तो नंबर आपके लिए याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप जो है फोन नंबर जब सेव करते हैं कंप्यूटर मोबाइल के अंदर तो आप उसको नाम के साथ सेव करते हैं। और मोबाइल फोन्स के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है कि वो उसको अल्फ़ाबेटिकली स्टोर करते हैं। तो वो उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है फोन नंबर्स को, इसलिए आपको ज़्यादा मसला नहीं होता। आप आराम से उसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट देखते हैं और आप उसमें जाके तो आप वहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरीज के अंदर भी डेटाबेसेस को यूज किया जाता है। लाइब्रेरी कंटेन थाउजेंड ऑफ बुक्स, हजारों की तादाद बल्कि लाखों की तादाद में बुक्स होती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज बुक्स विदाउट अ डेटाबेस। डेटाबेस के बगैर रजिस्टर के ऊपर ये बहुत मुश्किल है कि आप उसको इजीली जो है मैनेज कर सकें। विदाउट एनी डेटाबेस आप उसको हैंडल करना हजारों की तादाद में बुक्स को बहुत मुश्किल होता है। A database system can be used to store records of books, मेंबर ऑफ लाइब्रेरी, इशुएंस एंड रिकवरी ऑफ द बुक्स। कि डेटाबेस सिस्टम अगर आपके पास बना हुआ है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सारी किताबों का रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। लाइब्रेरी के जितने मेंबर्स हैं उनका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर इशुएंस एंड रिकवरी ऑफ बुक्स, क्या आप उन बुक्स को किस किस मेंबर ने बुक्स को इशू करवाया और किसने उसकी रिकवरीज की हैं, आप वो भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और the user can use the database and search the required books easily।
कि जो यूजर है वो कंप्यूटर पे आके उसके डेटाबेस पे जाता है और उसमें से इजीली बुक्स को सर्च कर सकता है। This database can help a lot for doing research work. ये database जो है ये बहुत ज़्यादा आपको help out करता है for doing the research work. ठीक है, next है accounts. Accounts के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं. Database is used to control account system of an organization. ये database जो है उसको आप यूज करते हैं किसी भी organization का जो account system है उसको control करने के लिए. The accounts database keep record of all financial transactions. It can easily perform different calculations to find the information about the business, such as profit, trial, balance and ledger. ठीक है, सो आप इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो होती है कि जो वो आप इजीली उनको मेंटेन कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट कितना हुआ एनुअल, ट्रायल बैलेंस किस तरह से जा रही है, जनरल लेजर आपका कैसा चल रहा है, तो अकाउंट्स के अंदर आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं. कॉलेज है, सो कॉलेज के अंदर भी ये यूज हो रही है. कॉलेज हैज मेनी स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस. अ डेटाबेस में बी यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड फॉर द स्टूडेंट्स फी ट्रांजैक्शन, एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन एंड अदर डेटा अबाउट द कॉलेज. कि कॉलेज के डेटाबेस के अंदर आपके स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है कि उन्होंने पहले तो क्या है कि आपके एडमिशन फॉर्म्स के वक्त आप सबकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस में उन्होंने अरेंज कर दी. फिर आपकी क्लासेस बनती हैं तो हर स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास के अंदर है, या क्लास का डेटाबेस बनाया जाता है कि क्लास के जो हैं किस क्लास के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं और कहाँ कहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो आपके पास सेव होती है. ठीक है, और इसके अलावा हर स्टूडेंट्स के जब एग्जामिनेशन होते हैं सब्जेक्ट्स वाइज आपने रिजल्ट्स को भी मेंटेन किया होता है. यू कैन स्टोर द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द डेटाबेस. तो ये हमारा था पहला लॉन्ग क्वेश्चन. फिर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. अगर आपने स्टिल अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा. बैक टू द टॉपिक. तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज प्रोसेसर का पता होना चाहिए कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है और किस तरह से काम करता है. सो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है जो उसकी बेसिक लैंग्वेज होती है, उसको आप मशीन लैंग्वेज कहते हैं. अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन द कंप्यूटर डायरेक्टली. कि आप कंप्यूटर के अंदर जो असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल के अंदर जब आप लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं और आपको इतना इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा साइड नॉलेज यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप को पहले पता होना चाहिए इन चीज़ों का. ये आपको इस टॉपिक के अंदर आपने लिखना नहीं है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि लैंग्वेजेस जो होती हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं. एक होती है लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल. ठीक है, लो लेवल कौन सी लैंग्वेज होती है? नियर टू कंप्यूटर. ठीक है, मतलब इंसान इसको डायरेक्टली समझ नहीं सकते, कंप्यूटर इसको आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है, और हाई लेवल क्या होती है? नियर टू ह्यूमन, कि इसको इंसान इजीली समझ सकता है, कंप्यूटर इसको इजीली समझ नहीं सकता. तो ये दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, फिर ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसके अंदर जो है दो तरह की लैंग्वेजेस आती हैं. एक होती है मशीन लैंग्वेज, दूसरी होती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है. ठीक है, इवन कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड नहीं करता. तो जो लैंग्वेज वो समझ नहीं सकता, आप मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी जो टफ होती है, मतलब वैसे इजी होती है, कंप्यूटर के लिए वो टफ होती है, कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता, वो असेंबली लैंग्वेज होती है. फिर उससे ऊपर हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ये और कंप्यूटर के लिए टफ हो जाती हैं, उनको वो बिल्कुल नहीं समझ सकता. तो वो करता क्या है कि इवन असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है फिर भी उसको सारी अच्छे से समझ नहीं आती. तो उसके लिए फिर वो क्या करता है कि एक ट्रांसलेटर बीच में यूज करता है, उस ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं. फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं, ये भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. इसके लिए भी वो क्या करता है बीच में वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स को यूज करता है जो ट्रांसलेटिंग करते हैं उसको. कोई भी लैंग्वेज होगी तो वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देंगे. सो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज
A program written in high or assembly language cannot be run on computer directly. तो सबसे पहले क्या है कि it must be converted into machine language before execution, कि वो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपने लिखा है, आप कंप्यूटर पे उसको चलाना चाहते हैं, तो उसको चलाने से पहले आपको उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दीज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज, कि ये असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, उनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर्स कहते हैं। Every programming language has its own translator. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है। तो यहाँ पे हमसे उसने सिर्फ दो क्वेश्चंस पूछे हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो इससे पहले हमें जरूरी है कि हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में उसको बताएं। So compiler is a program that convert the instructions of high level language into machine language as a whole. तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम पढ़ता है, और यानी एक पैराग्राफ आपने लिखा है और ये पूरे पैराग्राफ को एक ही साथ ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है। सो पूरे के पूरे प्रोग्राम को ये मशीन लैंग्वेज में एक साथ उसको ट्रांसलेट कर देगा। ये कंपाइलर की बेसिक डेफिनेशन है। द कंपाइलर चेक ईच स्टेटमेंट एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो वो सीक्वेंस में पहले करता क्या है कि 10 लाइनें आपने लिखी हैं प्रोग्राम की हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो वो पहले लाइन बाय लाइन 10 लाइनों को रीड करेगा और उन सब का मशीन इंस्ट्रक्शन या मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम उसको ट्रांसलेट करता जाएगा। कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। सिंटैक्स एरर क्या होता है? जो उस लैंग्वेज के हिसाब से ग्रामेटिकल एरर होता है उसको आप सिंटैक्स एरर कहते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिंटैक्स के अंदर आपने स्टार्टिंग जो है नया सेंटेंस उसको कैपिटल लेटर लिखना होता है, सेंटेंस एंड हो तो आपने डॉट लगाना होता है, सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों को सेपरेट करना हो तो कॉमा लगाना होता है आपने। ठीक है। तो ये हम बात करते हैं इसके अंदर कंपाइलर, इसके अंदर जो है वो सिंटैक्स एरर के अंदर। ठीक है। उसके ग्रामेटिकल रूल्स के अंदर, तो ग्रामर के हिसाब से जो रूल्स होंगे उनको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि सोर्स कोड जो है कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ इट इज कंटेनिंग सम काइंड ऑफ एरर। कि सोर्स कोड जो होता है उसको आप कंपाइल नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते अगर उसके अंदर कोई भी एरर होता है। ठीक है। सो आपका कहीं पे भी उसने पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेक किया, 10 लाइनें थी, अगर उसको 10 में से किसी एक लाइन में भी एरर मिला, चाहे वो पहली लाइन में है, दूसरी, पांचवी, छठी, 10वीं, तो वो उसको ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। वो कहेगा भी इसमें मसला है, पहले इसको मसले को ठीक करो। वो ये नहीं बताएगा कौन सी लाइन में क्या मसला, बताएगा जी इस प्रोग्राम में मसला है, आप इसको ठीक करके आए। मेरे पास ऐसे ना मुंह उठा के आ जाए, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा जब तक आप सारे मसलों को हल नहीं करते। ठीक है। तो ये था कंपाइलर। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंटरप्रेटर। Interpreter is a program that converts one statement at a time। ये भी वही काम कर रहा है जो कंपाइलर कर रहा है, लेकिन कंपाइलर की क्या बदतमीजी है कि वो 10 लाइनें हैं तो वो 10 की 10 को कहता है जी इसके अंदर कहीं भी मसला आ गया मैं नहीं काम कर रहा। वो थोड़ा सा मूडी एटीट्यूड वाला बंदा है, वो एक साथ पूरी चीज को देखना चाहता है। कंपाइलर थोड़ा सा शरीफ इंसान है, नफीस बंदा है, तो ये क्या कहता है, यार जो एक लाइन ठीक है उसको तो चला दो, जिसमें एरर आएगा वहां पे देखी जाएगी ना। तो वो आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवा देता है। ठीक है। और लाइफ के अंदर इंटरप्रेटर जैसे बंदे दुनिया के अंदर कामयाब हैं, कि वो जो थोड़ा सा मसला है तो मुंह खुला के माँ बाप के लाडले बच्चे बैठ जाते हैं, ऐसे बंदे बहुत धक्के खाते हैं। लेकिन वो बंदा जो लाइफ के अंदर चलता रहता है सीक्वेंस के साथ, कि जब प्रॉब्लम आता है तो उसको प्रॉब्लम को छोटी सी प्रॉब्लम ही देखता है, वो उसको अना का मसला नहीं बनाता या वो उसको बहुत ज्यादा सर पे नहीं चढ़ा लेता। तो ऐसे बंदे लाइफ के अंदर बहुत कामयाब होते हैं। सो इंटरप्रेटर बिल्कुल उसी तरह से है कि ये भी क्या काम करता है कि ये लाइन बाय लाइन चल रहा है, 15 लाइनें हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, तो ये क्या करेगा कि ये 15 लाइनों के में अगर 8वीं लाइन में प्रोग्राम का एरर है तो ये पहली 7 लाइनों के एग्जीक्यूट करवा देगा और 8वीं लाइन पर रुक जाएगा, भाई इस एक लाइन में एरर है, तो मेरी जो है शराफत यहीं तक थी कि मैं इतना आपको ले आया हूँ, लिहाजा इस एक लाइन के अंदर आप अपने एरर को रिजॉल्व कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो वो एक स्टेटमेंट को अगली स्टेटमेंट पे जाने से पहले वो पिछली स्टेटमेंट को देखता है और उसमें कोई एरर नहीं होता तो वो उसको ट्रांसलेट करता है।
फिर वो आगे चला जाता है, तो उसको पीछे का मसला ना हो कि मेरे पीछे वाली लाइंस में कहीं कोई चीज रह ना जाए। इफ देयर इज एन एरर इन दिस स्टेटमेंट, इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग एंड डिस्प्ले एरर। अगर उसको किसी स्टेटमेंट के अंदर एरर मिला है, यानी हर लाइन के अंदर वो चेक कर रहा है, जिस लाइन में उसको एरर मिला है वो वहां पे वर्किंग को रोकेगा और एरर आपको दिखा देगा। इसका मेन एडवांटेज क्या है कि एरर कैन बी फाउंड इमीडिएटली एंड कैन बी करेक्टेड इजीली। वो जो होता है कंपाइलर, वो क्या एटीट्यूड दिखाता है कि 10 लाइनों में एरर है, आपको नहीं पता कहाँ पे एरर है, तो वो रुक जाता है, वो कहता है जी इसके अंदर का एरर है तो आप उसको ठीक करके आओ। अब आप बेचारे परेशान थे यार कहाँ पे एरर है, हम कैसे इसको इतना डीपली जाके चेक करें। कंपाइलर ने क्या किया, उसने 6 लाइनें सुकून से चला दी। अब आपको परेशानी नहीं है कि यार पहली 6 लाइनों में कोई मसला नहीं है, 7वीं लाइन में रुका हुआ है तो 7वीं में ही एरर है, तो एरर ढूंढना बहुत आसान हो गया। अगर आप इसमें डायरेक्टली डिफरेंस की बात करते हैं इंटरप्रेटर कंपाइलर में, so interpreter translate one statement of a program at a time, ठीक है। कंपाइलर scans the entire program and translate the whole of it into machine language, ठीक है। Next, an interpreter takes very less time to analyze the source code। कि इंटरप्रेटर सोर्स कोड को जो उसको हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम दिया जाता है वो उसको एनालाइज करने में बहुत थोड़ा टाइम लेता है। हाउएवर ओवरऑल टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इज मच स्लोअर। स्लोअर तो बनता है क्यों, क्योंकि एक एक लाइन को वन बाय वन लेके चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है, तो थोड़ा सा स्लोअर काम करता है सर, ठीक है। कंपाइलर टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। वो जाहिर बात है जब उसने एक साथ पूरा को एनालाइज करना है तो वो काफी ज्यादा आपका टाइम लेगा, ठीक है। और however overall time taken to execute the program is much faster। तो overall ये बहुत faster काम कर रहा है। Interpreter does not generate an intermediary code, कि ये दरमियानी कोड बीच में कोई जनरेट नहीं करता, hence interpreter is highly efficient in term of its memory। Compiler always generate an intermediary code and it will need further linking, hence more memory is needed, keeping translating the program continuously till the first error is confronted। If error is spotted, it stop working and hence debugging become easily। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसलेटिंग में लगा रहता है, जब तक कि इसको एरर नहीं मिलता ये अंधाधुन काम में लगा रहता है। अगर कहीं पे एरर आया तो ये उस लाइन में स्टॉप करेगा और रुक जाएगा, लिहाजा उसको डीबग करना, उस एरर को रिजॉल्व करना आसान हो गया। Compiler generate error message only after it scans the complete program, hence debugging is harder while working with compiler। Interpreters are used by programming languages like Ruby, Python। Compilers are used by C, C++। डेटा प्राइवेसी क्या होती है, हाउ वायरस ऑन डेटा, हाउ वायरस इफेक्ट्स ऑन डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल्स डेटा, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर आया है। So data privacy basically it describes a practice which ensures that data shared by customer is only used for its intended purpose। कि जिस पर्पस के लिए वो डेटा बना है कस्टमर के साथ जो शेयर किया गया है वो मेक श्योर करें कि वो उसी के लिए यूज हो, ये डेटा प्राइवेसी होती है। और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या होती है कि इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू हैव कंट्रोल ओवर हाउ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड यूज। इसको इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहते हैं। आपका हक है, आप ये इंडिविजुअल का, कि जी आपको कंट्रोल होना चाहिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कैसे कलेक्ट कर रहा है और कलेक्शन के बाद वो उसको कैसे यूज करेगा, ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी है, ठीक है। सो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। सो डिफरेंट कंप्यूटर वायरसेस क्रिएट डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वे। A virus may destroy all data stored in the hard disk by formatting it। कि आपका पर्सनल डेटा आपके कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, तो अगर उसमें कंप्यूटर वायरस आ गया है तो वो क्या कर सकता है कि आपके डेटा को इंटायरली फॉर्मेट कर सकता है, आपके हार्ड डिस्क को। तो a virus may change the boot sector of a hard disk। If the boot sector of a disk is affected, it cannot boot the computer। boot sector क्या होता है कि उसके अंदर आपका बेसिक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ऑन करवाता है और सबसे पहले वो चेक करता है कि आपकी रैम, हार्ड, प्रोसेसर सारे फंक्शनिंग है, प्रॉपर्ली वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाई द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर। तो ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये बूट सेक्टर के अंदर आपके प्रोग्राम को वहां पे वो इफेक्ट करता है, उसको मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है।
वायरस इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है उसमें वायरस चला जाता है। वायरस इज अटैच्ड विद एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक .exe .dll .com फाइल्स, कि आपका जब कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई एग्जीक्यूशन के लिए फाइल आएगी तो ये अपने आप को उसके साथ अटैच कर देगा। When user use these files, virus attached with these files is activated, जब आप उसको दोबारा यूज करेंगे तो उसके साथ जो अटैच वायरस होगा वो भी एक्टिवेट होगा। It infect the other files and perform destructive commands and destroy data files। तो ये बहुत ही हार्मफुल चीज है। कंप्यूटर वायरस ऑल्सो हाइड इटसेल्फ एज यूजफुल प्रोग्राम, वो अपने आप को इस तरह से छुपा रहा होता है जैसे वो कोई बड़ा यूजफुल प्रोग्राम है। इट कंटेन्स हिडन इंस्ट्रक्शन टू अरेज द डेटा और कॉज द अदर डैमेज, कि इसके पास हिडन इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो आपके डेटा को डिलीट भी कर सकता है और बाकी डैमेज कर सके। इट एग्जीक्यूट्स इलीगल destructive instruction in the middle of a program such as a computer game. Format C is an example of this type of virus. A computer virus is automatically loaded from the disk into memory of the computer। ये automatically आपके disk से memory में आ जाता है। It slows down the data accessing speed of the computer, कि आप जो accessing speed होती है data की, ये उसको भी slow down कर देता है। Running is designed to perform specific action। Running programs in background slows down the computer speed। जो बैकग्राउंड में कंप्यूटर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं वो आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देते हैं। बैकग्राउंड के कंप्यूटर को कैसे चेक करना है कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, विंडो का बटन प्रेस करें, यहाँ पे टाइप करें टास्क मैनेजर। ठीक है, ये टास्क मैनेजर ऐप होती है, आप इसको ओपन करें और ये आ गया है तो आप इसको मैक्सिमाइज करें। ये वो है जो बैकएंड पे आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे हैं, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ये बैकग्राउंड डिफरेंट प्रोसेसेस एक ही वक्त में चल रहे होते हैं, तो ये आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, सो उससे क्या होता है, आपकी पुअर परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर की। इफ कंप्यूटर टेक एजेस टू स्टार्ट एंड प्रोग्राम्स आर टेकिंग लॉन्गर देन यूजर यूजुअल टू ओपन, यू माइट हैव गॉट अ वायरस। तो इसका अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में देर कर रहा है या आपकी जो कोई गेम है कोई और चीज़ है वो ओपन होने में टाइम ले रही है पहले से ज़्यादा, तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। A virus may detect some special information like password or any sensitive data, send it to some other user on a network। वो नेटवर्क के ऊपर किसी दूसरे यूजर को भी ये चीज भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ वायरस में रीड द पिन कोड ऑफ a credential of a credit card entered by the user and then send this information to another user। तो वायरस जो है वो आपका पासवर्ड्स वगैरह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी चेक करके दूसरों को भेज सकता है। और आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आपने कंप्यूटर के अंदर अगर कहीं पे क्रेडिट कार्ड का पिन कोड एंटर किया तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो अगर आपने वो एंटर किया तो वो उसको पिक करेगा और वो लोगों को सेंड कर देगा। ठीक है, सो इससे काफी डैमेज होता है। सो ये हमारा था कंप्यूटर प्राइवेसी और हाउ वायरस इफेक्ट 2020 का पास पेपर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो स्टिल ये राइट साइड पे स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।